ईडीसी में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स का जो फर्स्ट यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। एक्चुअली मल्टी स्टेज एम्पलीफायर टॉपिक्स में 3 टॉपिक है: आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ये तीसरा टॉपिक है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो ये डायरेक्ट एम्पलीफायर, इसको सीधा युग्मित प्रवर्धक कहते हैं हिंदी में, और इसको डीसी एम्पलीफायर या फिर कैस्केडेड एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो यदि एग्जाम में डीसी एम्पलीफायर या फिर कैस्केडेड एम्पलीफायर आता है तो वो हम जो है इसमें यही डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर के बारे में बताएंगे। तो ये नॉर्मली जो है लो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। जब अत्यंत निम्न आवृत्ति के सिग्नल के प्रवर्धन की बात आती है, मतलब हमें एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जो लो फ्रिक्वेंसी, वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करे, तो हम डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर यूज करते हैं। जब अत्यंत निम्न आवृत्ति के सिग्नल, वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का प्रवर्धन, एम्पलीफिकेशन करना होता है, तब डीसी एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है जो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, जो कि हम इससे पहले की कपल्ड एम्पलीफायर में यूज करते थे, जैसे कि हमने आरसी कपल्ड में कैपेसिटर यूज किया था, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड में ट्रांसफॉर्मर यूज किया था। इस फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट है, उनका यूज नहीं किया जाता है, जैसे कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर का इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका यदि सर्किट डायग्राम देखें तो इसमें दिखाई दे रहा है कि एक पहली स्टेज है, हमने ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो है यूज किया है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में भी, और इसमें वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग यूज की हुई है, R1 R2 RC1 RE के थ्रू, CE के थ्रू, और R3 R4 RC2 RE और CE के थ्रू। बाकी इनपुट है VS RS, VS वोल्टेज सोर्स है, RS वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है, R लोड रेजिस्टेंस पे लिया गया है, प्लस VCC पावर सप्लाई है। और इनमें जो कपलिंग डिवाइस है वो कोई नहीं है, मतलब सीधे जो है हमने फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सीधे सेकंड स्टेज के इनपुट में प्रोवाइड कर दिया है, सीधे कनेक्ट किया है, इसलिए इसको सीधा युग्मित प्रवर्धक कहते हैं। डायरेक्टली फर्स्ट स्टेज की आउटपुट सेकंड स्टेज के इनपुट में कनेक्ट कर दी जाती है, इसीलिए इसको कैस्केडेड भी कहते हैं। और डीसी एम्पलीफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि वेरी लो फ्रिक्वेंसीज को ही एम्पलीफाई करता है। ठीक है, एम्पलीफायर में जो है फर्स्ट स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज के इनपुट में डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसको कैस्केडेड एम्पलीफायर कहते हैं। बाकी डीसी एम्पलीफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि वेरी लो फ्रिक्वेंसीज को एम्पलीफाई जब करना होता है तो इस एम्पलीफायर को यूज करते हैं, क्योंकि जो है डीसी सिग्नल है, मतलब वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है या डीसी सिग्नल है, उसको एम्पलीफाई कर सकता है। नॉर्मली उसी के लिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट है नहीं। डायरेक्टली जो है ये जो भी आपका आउटपुट आएगा फर्स्ट स्टेज का, उस डायरेक्टली सेकंड स्टेज में भेज देगा, कि इनपुट में भेज देगा सेकंड स्टेज के, इसलिए इसको कैस्केड एम्पलीफायर या फिर जो है सीधा युग्मित प्रवर्धक डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर कहते हैं। वर्किंग क्या होती है, जब फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो है उसके इनपुट पर कोई भी वीक सिग्नल आएगा, उसको अप्लाई किया जाएगा, तो वो एम्पलीफाई होकर उसके कलेक्टर पर प्राप्त होगा, और ये एम्पलीफाइड जो सिग्नल है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट सिग्नल, दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए जो है इनपुट सिग्नल का काम करेगा। और यदि गेन की बात करें तो एम्पलीफायर का जो धारा गेन या करंट गेन है वो AI है, वो बीटा 1 बीटा 2 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, जहाँ बीटा 1 क्या है, फर्स्ट स्टेज द्वारा एम्पलीफिकेशन है, और बीटा 2 क्या है, सेकंड स्टेज द्वारा एम्पलीफिकेशन। ज़्यादा डिटेल में न जाके सिंपल वर्किंग हमने बताई इसमें कि सीधे सीधे इनपुट आया, वो फर्स्ट स्टेज के लिए इनपुट की तरह कार्य कर रहा है, उसका जो आउटपुट आएगा वो एम्पलीफाई होकर आएगा फर्स्ट स्टेज के द्वारा, वो कलेक्टर प्राप्त होगा, और ये सीधे सीधे सेकंड स्टेज के इनपुट में अप्लाई हो जाएगा, वो फिर एम्पलीफाई करेगा, आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा फाइनली। तो यदि फर्स्ट टारगेट बीटा 1 है, दूसरा बीटा 2 है, तो बीटा 1 टू बीटा 2 के बराबर इसका गेन प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें यदि हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व की बात करें तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी F2 है, एक तरह से अपर कट ऑफ है, मतलब इसके आगे की फ्रीक्वेंसीज को पास नहीं करेगा, एक तरह से कह सकते हैं। आइडियली देखें, प्रैक्टिकली देखें तो F2 तक की फ्रीक्वेंसीज को एक सार, मतलब एक ही गेन से एम्पलीफाई कर रहा है, मतलब उसका जो गेन है वो F2 तक कांस्टेंट है, उसके आगे वो गेन डिक्रीज कर रहा है।
तो एक तरह से एक समान रूप से फ्लैट फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है F2 तक है, उसके आगे फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब गेन जो है डिक्रीज कर रहा है। फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व की बात कर रहे हैं तो F2 तक कॉन्स्टेंट है, मतलब फ्लैट है, उसके आगे जो है वो फ्लैट नहीं है, जो है वो कर्व फॉर्म में है और डिक्रीजिंग है कर्व आपका। इसमें एक्स एक्सिस पर फ्रिक्वेंसी दिखाई गई, वाई एक्सिस पर गेन दिखाया गया है। तो इसमें हो क्या रहा है, कपलिंग कैपेसिटर यूज़ नहीं हो रहा है, और कपलिंग कैपेसिटर की वजह से क्या होता है, जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए इसे मिड फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो लो फ्रिक्वेंसी रेंज तक बढ़ जाता है। मतलब मिड फ्रिक्वेंसी में जो हमारा कॉन्स्टेंट गेन आ रहा था वो हमारा लो फ्रिक्वेंसी में भी कॉन्स्टेंट आता है। मतलब एक तरह से लो फ्रिक्वेंसी में जो कपलिंग कैपेसिटर की वजह से गेन रिड्यूस हो रहा था वो रिड्यूस नहीं होता है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में जो हमारा लो फ्रिक्वेंसी में गेन जो है कम होता है वो कपलिंग कैपेसिटर और एमिटर बाईपास कैपेसिटर की वजह से होता है। यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर है ही नहीं, इसलिए जो है लो फ्रिक्वेंसी में जो है तक जो है मिड फ्रिक्वेंसी रेंज वाला पोर्शन बढ़ जाता है। ये बाकी हम देख ही चुके हैं कि ये अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी F2 तक जो है ये फ्लैट है, एक सार है आवर्ती अनुक्रिया। उच्च कट ऑफ आवृत्ति F2 तक जो है कांस्टेंट है। उच्च कट ऑफ आवृत्ति का मान F2 का मान जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वो दो चीज़ों पर करता है। एक तो करता है स्ट्रे वायरिंग कैपेसिटेंस पे, और दूसरा ट्रांजिस्टर की इंटरनल कैपेसिटेंस मतलब आंतरिक धारिताओं पर निर्भर करता है। इसमें एक दो पॉइंट नोट में लिख सकते हैं एग्जाम में कि भाई हमने अभी देखा कि डायरेक्टली कपल्ड है। जब डायरेक्टली कपल्ड है तो हुआ क्या कि फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट आएगा उसमें कुछ डीसी कंपोनेंट यदि होता है तो वो सीधे सीधे सेकेंड स्टेज के इनपुट पर चला जाएगा। मतलब जो डीसी बाइसिंग अपने सेकेंड स्टेज की हुई है उसमें जो है कोई ना कोई प्रभाव अवश्य पड़ेगा, वो उसको अफेक्ट करेगा। बाइसिंग सर्किट का डिजाइन मतलब से कठिन हो जाएगा। बाइसिंग सर्किट का डिजाइन एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि एक स्टेज की जो इनपुट है, मतलब एक तरह से सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं, उसके इनपुट पर डीसी वोल्टेज और धारा जो है दूसरी स्टेज के आउटपुट से डायरेक्टली दी जा रही है। मतलब कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट स्टेज का जो भी आउटपुट वोल्टेज है उसमें यदि कोई या आउटपुट वोल्टेज या करंट है उसमें कोई डीसी कंपोनेंट है वो सीधे सीधे दूसरे स्टेज के इनपुट में चला जा रहा है, तो वो उसकी बाइसिंग को अफेक्ट अवश्य करेगा। ठीक है, जो बाइसिंग एक तरह से ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करें तो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा खिसक जाएगा। ठीक है, एम्पलीफायर में सेकंड स्टेज दूसरी जो नोट है वो ये है कि एम्पलीफायर में सेकंड स्टेज के ट्रांजिस्टर की जो रेटिंग है वो फर्स्ट स्टेज के ट्रांजिस्टर की रेटिंग की तुलना में हाई होती है, उच्च होती है। अब इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन की बात करते हैं। एडवांटेज तो ये है कि इसमें कपलिंग डिवाइस यूज़ नहीं हो रही है कोई भी, तो सर्किट में जो है कंपोनेंट कम है इसलिए इसकी कॉस्ट कम होती है, कपलिंग डिवाइस की कॉस्ट कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ इसमें डायरेक्ट करंट और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए जो है ये सक्षम है। मतलब हम डीसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, डीसी सिग्नल के लिए, और जिस लो फ्रिक्वेंसी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज तो ये है कि भाई हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज़ नहीं कर सकते, वो तो ऑब्वियसली बात है, जब ये बना ही लो फ्रिक्वेंसी के लिए तो इसे हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज़ नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये डिसएडवांटेज अपने आप में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और टेम्परेचर चेंज होने से इसमें जो है ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। ट्रांजिस्टर का जो टेम्परेचर यदि चेंज होता है तो उसके कारण एम्पलीफायर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है नहीं। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन की यदि बात करें तो आईसी में जो है ओपैम्प आईसी जो है यदि ओपैम्प यूज हो रहा है ऑपरेशन एम्पलीफायर वो डीसी कपल्ड एम्पलीफायर ही होते हैं, और वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए जो प्रवर्धन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है। थैंक यू।